चलिए क्लास आरंभ करते हैं। इसके पहले जो हमने अपना टॉपिक ख़त्म किया था, जैसे हम आपको बता रहे हैं कि हम जनरल स्टडीज़ के अंतर्गत बड़े में लिखना भारतीय इंडियन हिस्ट्री को इसको हम पढ़ा रहे थे, और कल उसका एक टॉपिक हमने लिया हुआ था। लास्ट टॉपिक जो हमने कल कंप्लीट किया ये था मौर्यकालीन, उनका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, आर्थिक स्थिति की कल हमने चर्चा की कि एंशिएंट के उस पीरियड में क्या अर्थव्यवस्था थी उनकी। उसके बाद हमने जब क्लास समाप्त की थी कल, तो हमने चर्चा की थी कि अगला टॉपिक हमारा होगा मौर्यों की कला, आर्ट एंड कल्चर। आज हमारे भारत की जो एक समृद्ध विरासत है कला के क्षेत्र में, आर्ट के क्षेत्र में, ये ऐसे ही हर काल से निकल कर आई। हर काल की अपनी विशेषताएं थीं, और उसके अंतर्गत एंशिएंट पीरियड में मौर्यों की भी अपनी एक कला जो हमको आज भी दिखाई पड़ती है। क्या दिखता है? फॉर एग्जाम्पल दो चीज़ें दिखती हैं, स्पेशली एक कॉमन मैन को दो चीज़ें तो दिखती ही हैं। आप सब भी दो चीज़ों से परिचित होंगे यदि ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं तो। एक है अभिलेख अशोक के। अभिलेख मतलब ये एक पत्थर का पिलर है, इसका कुछ हिस्सा ज़मीन में, और जैसे लाइक माइलस्टोन रोड के किनारे खड़े लगे रहते हैं, ठीक वैसा ही अशोक के ये अभिलेख है। ये बहुत सी जगह पे हमको प्राप्त हुए हैं। यदि अपन जबलपुर के आसपास की बात करें तो एक नाम आपको बहुत परिचित होगा, ये है, यस वेरी गुड, रूपनाथ। रूपनाथ ये अभिलेख अशोक का है। तो ये मौर्यों की कला का एक एग्जाम्पल था। दूसरी टाइप की यदि हम चर्चा करें तो स्तूप। ये भी जानते हैं आप कि स्तूप, बता सकते हैं कहाँ पर? यस यस, कहाँ पर है स्तूप? मध्य प्रदेश में। आपने फोटो भी खिंचवाई होगी, कॉपी किताबों पर भी देखा होगा। सांची का स्तूप देखा है? ये मौर्यकालीन कला के कुछ एग्जाम्पल हैं, जो एक कॉमन मैन जो किसी चीज़ की तैयारी नहीं भी कर रहा, उसको इतना तो मालूम है। तो यही, और ये मौर्यों के समय इस्टेब्लिश हुई, और आज हमारी एक बहुत बड़ी विरासत है जिसको फॉरेनर्स देखने आते हैं। हम दुनिया को बता सकते हैं कि हम धार्मिक या सांस्कृतिक रूप से कितने समृद्ध थे। ऐसा नहीं है कि दुनिया में चीन की दीवार देखने जा रहे हैं लोग, या जो स्टैचू लगी हुई अमेरिका में उसको देखने जा रहे हैं। हमारे यहाँ भी ऐसा बहुत कुछ है कि आप आ सकते हैं। तो इस टॉपिक के अंतर्गत इसका ऑब्जेक्ट ये है कि मौर्य कल्चर में, मौर्य समझते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य का नाम सुना है आपने ना? तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो शासन था, उसके बाद अशोक, और उसके बाद उसके पहले जो बिंदुसार, अशोक, और उसके बाद एक लंबी श्रृंखला थी राजाओं की। उस पूरे पीरियड में 323 से 184 बीसी का जो पीरियड है, उस पूरे पीरियड में मौर्य शासन में कला की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आज तक हमें प्राप्त होती हैं, और आज के टॉपिक का ऑब्जेक्ट यही है कि उसके बारे में अध्ययन करना। क्योंकि सिविल सर्विसेज के मेंस में तो क्वेश्चन आता है मौर्यकालीन कला, 300 वर्ड, 200 वर्ड, या 4 लाइन का कोई अपना शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए जिसमें 3 या 4 लाइन में आपको लिखना हो। तो ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया, और प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कई क्वेश्चन बनते हैं। तो आज उसी मौर्यकालीन कला का आज हम अध्ययन करेंगे। मौर्य कला,
मौर्यकालीन कला को हम दो रूपों में व्यक्त कर सकते हैं या व्यक्त किया गया है। पहला है राजकीय कला और दूसरा है लोक कला। राजकीय कला मतलब इसको एक दूसरा नाम दिया जाता है दरबारी कला। राजा के उस निर्देशन में राज के जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा कुछ चीज़ें इस्टेब्लिश की गई हों, वो है राजकीय कला। और दूसरा है लोक कला। लोक कला आप जानते हैं, लोकल एक छोटे से रीजन में कोई चीज़ वहाँ पर आर्ट एंड कल्चर डेवलप होता है, वो लोक कला कहलाता है। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि बस्तर की कला, कहीं भी आप जाएं एग्जीबिशन में बस्तर की कला, वो लकड़ी पर बहुत सी नक्काशी करके बहुत सी चीज़ें बना के लाते हैं, वो बस्तर रीजन में ही बनती हैं और नहीं बनेगी। राजस्थानी कला के आपने दर्शन देखे होंगे, बहुत सी चीज़ें वो बनते हैं, कहीं पर गुजरात में वो मटके रंग बिरंगे वैसे बनते हैं। ये लोक कला एक छोटे से रीजन में जो चीज़ डेवलप होती है लोकल स्तर पर, वो लोक कला कहलाती। ऐसा मौर्य काल में भी हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले हम राजकीय कला, राजकीय कला में इसके अंतर्गत सबसे पहले जो पहला पॉइंट आता है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद। राजप्रसाद मतलब अपन इसको सरल शब्दों में आज कह सकते हैं इसका महल। ये अपने आप में कला का बहुत सुंदर नमूना था उस काल में। ठीक है, तो इस चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में जो हमको जानकारी इतिहास में वो मिली है, ये विदेशी यात्रियों और पुरातात्विक एविडेंस, इस महल की जो जानकारी हमको प्राप्त हुई है, इसके हमेशा हिस्ट्री में मेंस में एविडेंस के साथ, हम यूपीएससी की बात करते हैं, आईएएस की, जब मेंस में हम आंसर को लिखते हैं तो रेफरेंस मैटर के साथ लिखना होता है, क्योंकि जो भी हम चीज़ लिख रहे हैं इसका कोई आपके पास आधार है कि आप ऐसे ही लिख रहे हैं। जांचने वाला पूछ सकता है कि भैया ये किस आधार पर लिख रहे हो आप। एक ऐसे ही लिख देना, एक रेफरेंस मैटर के साथ लिख देना, दोनों में वही बेसिक डिफरेंस है। एक का सिलेक्शन में चले जाना, एक का इंटरव्यू से लौट आना। वो दोनों के बीच जो बारीक अंतर है, वो बारीक अंतर यही है कि हम जो भी प्रेजेंट कर रहे हैं ये अपने मन से नहीं लिख रहे, अपितु इसका बेस ये है। मेंस में एक अच्छे आंसर को लिखने के बहुत से अगर उसके पॉइंट होते हैं तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है। ठीक है, ये चर्चा हम इसलिए भी कर लेते हैं कि प्री की क्लास है, मेंस की कुछ चीज़ें, क्योंकि आगे चल के आपको मेंस भी इसमें अपीयर होना है और निकलेंगे प्री, ऐसा हमारा मानना। और ये हमें सोचना चाहिए। हमेशा ध्यान रखिए, जो विचार जन्मा है वो फलीभूत होगा। हमेशा हम सोचिए कि हम मेंस दे रहे हैं, हम मेंस दे रहे हैं, हम इंटरव्यू दे रहे हैं। आप इसका चमत्कार देखिए, फ्यूचर में पाएंगे आप। देंगे वाला कॉन्सेप्ट नहीं, हम मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेंस दे रहे हैं, होगा वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। हो चुका है, हम दे रहे हैं, इंटरव्यू हम दे रहे हैं, हमारा सिलेक्शन हो चुका। ये भाव अपने अंदर रख के तैयारी करिए। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल है उसके वो किस आधार पे हम उसका विवरण हिस्ट्री में पाते हैं, तो विदेशी यात्रियों के विवरण हैं, उन्होंने इसको देखा होगा और जो खुदाई में कुछ चीज़ें प्राप्त हुई हमें, उसके आधार पर हमने दोनों को जब जोड़ा तो हमको ये बात सही लगी। तो महल के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये हैं कि ये 40 पाषाण मतलब स्टोन, पत्थर, 40 पत्थर, आज बिल्डिंग बनती है, पिलर बनते हैं, जस्ट लाइक पिलर, तो 40 पाषाण पत्थर, इन पर खड़ा हुआ एक महल था, एक स्ट्रक्चर था। तो
तो 40 पत्थरों पर था। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि फर्श और छत ये लड़की तो नहीं, लकड़ी की थी। समझ गए आप बात? अभी सारा स्ट्रक्चर हमारा लोहा, सीमेंट, ईंट से, लेकिन ये विशेषता है कि पिलर जो हैं वो पत्थर के हैं, संख्या भी दी है उनकी 40। फर्श और छत ये लकड़ी की थी। इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है। यूपीएससी पैटर्न से यदि हम बात करें, बहुत बारीक क्वेश्चन की बात करें तो ये है। और ये जो पिलर हैं, इस पिलर में नक्काशी, आज अपन देखते हैं बहुत सी जगह नक्काशी की जाती है सोने चांदी से, इसमें भी नक्काशी की गई थी। पत्थर का पिलर था, लेकिन इसमें गोल्ड का, सोने के, एक टर्मिनोलॉजी आई है लता पत्रावली, समझते हैं? लता पत्रावली, पेड़ पौधे, बेलबूट, पेड़ पौधों की पत्तियां, उनकी जो शाखाएं हैं, इस टाइप का कुछ डिजाइन गोल्ड से किया गया था। और इसी में चांदी का भी वर्क था, चांदी की चिड़िया वगैरह इसमें बनी हुई थी। पत्थर में, पिलर में सोने चांदी का वर्क, काम। आजकल अपन शायद बहुत महंगी साड़ियों में पाते हैं, देखते हैं ना कि सोने चांदी का वर्क किया गया है, जो अपन कहीं कोई सेलिब्रिटीज़ अपनी मैरिज में पहनते हैं इस टाइप से। वैसा ही वर्क इसके राजमहल में था। है अनोखी बात। पत्थर में सोने की लता पत्रावली, शब्दावली है, पेड़ पौधों की पत्तियां बनाई गई, चांदी की चिड़िया बनाई, हर पिलर में था ये। अब ये महल इतना विशाल और खूबसूरत था। ये जो महल था, ये अपनी विशालता और अपनी खूबसूरती, ये दोनों रूपों में इतना अद्वितीय था। इतना बड़ा महल दिखना और इतना खूबसूरत दिखना कि 2 सेंटेंस हैं जो प्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहला, हमने आपको एक एविडेंस दिया कि ये जो विदेशी यात्री हैं, ये भारत आए थे, इन्होंने उस समय उसको बहुत करीब से देखा होगा। उन्होंने अपनी किताब में ये लिखा, बाद के लोगों ने उस किताब को पढ़ के अपनी किताब में लिखा, और वो हम तक आज पहुंचा। तो वो कौन सा इतिहासकार था? वो था एरियन। यहाँ नाम इस सेंस में पूछा जाएगा, वो अपने कोटेशन में कंपैरिजन करता है, 2 नाम बोलता है, सूसा और एक बतना। ये अरब कंट्रीज, ईरान इराक के पोर्शन के राजमहल हैं। वो कंपेयर करता है, वो कहता है कि इतना विशाल, इतना खूबसूरत है, सूसा और एकबतना के राजमहल भी इसकी बराबरी नहीं कर सकते। पहला क्वेश्चन प्री पॉइंट ऑफ व्यू से, फर्श और छत लकड़ी की। दूसरा क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट, ये सेंटेंस पूछा जाता है, किसने बोला? सूसा और एकबतना के राजमहल से किसने तुलना करी? चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल की खूबसूरती और विशालता की चर्चा निम्न में से किस यात्री ने की? 4 ऑप्शन रहेंगे, एरियन, मेगास्थनीज, स्ट्रबो, प्लिनी, 4 नाम। आंसर एरियन। कोटेशन पूछा जाएगा, यही 4 नाम रहेंगे, किसने बोला? आंसर एरियन। 2 विशालता और खूबसूरती के आधार पे ये सेंटेंस उसने बोला, और यही प्री में आ भी चुका है। इसी से रिलेटेड एक दूसरा कोटेशन भी है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल की बात करते हैं। वो है फाहियान। फाहियान कौन था? ये फाहियान जो है चीनी यात्री था। ठीक है। भारत क्यों आया था? क्योंकि ये बौद्ध धर्म को मानता था, और बौद्ध धर्म का जन्म भारत में हुआ, स्टैब्लिश हुआ, फ्लोरिश हुआ। करीब से देखने की चाह है।
बौद्ध धर्म के ग्रंथों का अध्ययन करना, ये उसका ऑब्जेक्ट था। इसलिए ये भारत आया था। भारत आया तो उसने इस महल को देखा और इसकी विशालता और खूबसूरती से वो प्रभावित हुआ और उसने एक सेंटेंस बोला। ये सेंटेंस है, हे भगवान। ये वर्ड कब निकलता है? आश्चर्य की बात रहती। ओह गॉड, या तो बहुत सुंदर या बहुत विशाल या बहुत खराब। बोलते ना, ओह गॉड, शिट, ओह गॉड, बहुत खूबसूरत, दोनों चीज़ों में। ऐसे ही इसका निकला, हे भगवान। क्या बोलता है आगे? इसका निर्माण देवों ने किया होगा। देवता, इंसान इसे नहीं बना सकते। इतना खूबसूरत राजमहल, इतना बड़ा राजमहल, ये व्यक्तियों के बनाने का इनमें सामर्थ्य नहीं है। इसका निर्माण निश्चित ही देवों ने किया होगा। भगवान देवता एक बीच का कॉन्सेप्ट है, उन्होंने। ये कोटेशन है फाहियान का। ये दो कोटेशन जिन्होंने इसको करीब से देखा, इसके बारे में करीब से पढ़ा, ये कोटेशन ये बताने के लिए हमें काफ़ी हैं कि ये महल अपनी विशालता और खूबसूरती में अद्वितीय रहा होगा। प्री पॉइंट ऑफ व्यू से पहला क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन ये सेंटेंस पूछा जाता है कि ये किसने बोला, ये किसका कथन है? तो मौर्यकालीन कला में सबसे पहला जो हमने अध्ययन किया वो था चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद, राजमहल। जाहिर सी बात है, राजा जहाँ रहता था वहीं ये महल बना होगा। राजा कहाँ रहता था? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र मौर्यों की कैपिटल थी, राजधानी थी। दूसरा है पाटलिपुत्र शहर, या इसी को कह लें नगर। इसके बारे में भी हमको कुछ लोगों ने, विद्वानों ने, एक नाम आपने सुना होगा, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ये कौन था? वेरी गुड, ये यूनानी था। सिकंदर का जो सेनापति है, सेल्यूकस, चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध हुआ था। ये देखिए, हमने आपको, ये हम अपनी क्लास में बताते हैं, ये यूनान है, यहाँ से सिकंदर आया। ये क्षेत्रों का सेल्यूकस शासक था। सिकंदर के जाने के बाद ये ईस्ट का जो पार्ट है वो इसी के कब्जे में था, उसके नाम पर ये शासन करता था। और ये अंत में इसको लगा कि जैसा सिकंदर ने विजय किया मैं भी चाहता हूँ, तो इसने फिर से ये क्षेत्र जीता और यहाँ तक, इंडस वैली तक ये आ गया था। और यहाँ पर पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य थे, उन्होंने इनका मुकाबला किया। ये नदी है, यहाँ पर युद्ध हुआ जहाँ पर सेल्यूकस परास्त हुए और एक ट्रीटी हुई, संधि हुई। इस संधि में, ये वैवाहिक संधि कहलाती है, मालूम होगा आपको। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। पुत्री का नाम हेलेना है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह है। समझ रहे हैं आप बात? तो उस विवाह किया। ये काबुल, कंधार, हेरात के क्षेत्र भी दहेज में दे दिए। और एक व्यक्ति मेगास्थनीज, ये भी राज दरबार में भेज दिया गया। ये यहीं पर रहा, बहुत समय तक ये रहा। यहाँ पर उसने भ्रमण किया और जो कुछ भी लिखा देखा उसने अपनी एक किताब, यस, टाटा की जो गाड़ी है वो इसी नाम पर, इंडिका, इस बुक में लिख दिया। वो किताब बाद के लोगों ने पढ़ी, उन्होंने अपनी किताब में लिखा। उसके बाद भी कुछ लोगों ने उन किताब को पढ़ा, उसमें लिख गया। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये बुक आज मूल रूप में उपलब्ध नहीं है। तो सेल्यूकस ने पाटलिपुत्र शहर को बहुत करीब से देखा, तो उसने उसके बारे में कुछ अपनी बुक में लिखा। पाटलिपुत्र शहर के बारे में वो ये बताता है, सोन और गंगा नदी के संगम पर स्थित है ये। ठीक है,
ये सोन और गंगा नदी का जो मिलन है, इस संगम पर यह शहर स्थित है। यही क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र शहर किस नदियों, किन दो नदियों पर स्थित है, सोन और गंगा। पाटलिपुत्र का एक प्राचीन नाम भी है, ये आईएएस का क्वेश्चन है, कुसुमपुर। पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम है, ये आईएएस का क्वेश्चन है, कुसुमपुर बोला जाता था। तो ये पाटलिपुत्र शहर मेगास्थनीज बताता है सोन और गंगा नदी के संगम पर स्थित है। फिर वो ये बोलता है कि 9.5 मील इसकी लंबाई है और 1.5 मील इसकी चौड़ाई है। इतनी लंबाई है और इतनी चौड़ाई है, इस शहर के बारे में जानकारी देता है। आगे वो ये बोलता है कि 60 फुट गहरी खाई, समझते हैं खाई, ये शहर है, मान लीजिए ये शहर बसा है, इसके चारों तरफ एक खाई टाइप गड्ढा, बहुत गहरी ये बनी हुई है। इसका रीज़न ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से है। ऐसा ना हो कि कोई भी कहीं से भटक रहा हो, नगर में ऐसे ही घुस जाए। 60 फुट गहरी है, इसकी ये चौड़ाई बताई गई है, ये 600 फुट इस खाई की चौड़ाई बताई गई। 60 फीट गहरी, 600 फुट चौड़ी, और इसमें क्या होता था, पानी भरा होता था। ठीक है। और इस शहर में 64 दरवाजे, 64 दरवाजे थे और 570 बुर्ज। बुर्ज समझते हो, जीसीएफ फैक्ट्री देखा है बाहर से, ऊपर चौकी बनी रहती। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से 2-2 सैनिक का पॉइंट किए, जो दूर से देख रहे हैं कौन चला आ रहा। तो ये पाटलिपुत्र शहर का विवरण मेगास्थनीज ने दिया है। स्ट्रैबो ने भी इसके बारे में कुछ बताया। ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि ये किन नदियों के संगम पर स्थित था। पाटलिपुत्र शहर की चर्चा किस विदेशी यात्री ने की, मेगास्थनीज। स्ट्रैबो ने भी कुछ बताया इसके बारे में। और ये मौर्य काल में जब मेंस में आप लिखेंगे तो स्टेप बाय स्टेप आपको पहले चंद्रगुप्त मौर्य का राजमहल, फिर पाटलिपुत्र शहर की स्थापना, क्योंकि किसी शहर को बसाना भी तो एक आर्ट है ना, ऐसे कुछ भी क्यों ही बसा देना, ऐसा तो है नहीं। तो ये भी मौर्यकालीन कला के अपने एक नमूने थे। अब इसके बाद अभिलेख। अक्सर क्वेश्चन आता है प्री में, उस क्वेश्चन का जवाब ये है, कला के सर्वोत्तम नमूने। इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, मौर्यकालीन कला के सर्वोत्तम नमूने जो है अशोक के अभिलेख माने गए। आप सोचेंगे कि इसमें सर्वोत्तम जैसी चीज क्या है, ऐसा क्या था इस अभिलेख में। ये आगे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या टेक्नोलॉजी थी, वो उसकी वजह से आज तक हम वो नमूने हमारे सामने हैं, और उस काल की जो भी इंजीनियरिंग है वो कितनी डेवलप थी, इस चीज़ का हमको ज्ञान कराते हैं। तो मौर्यकालीन कला के सर्वोत्तम नमूने अशोक के अभिलेख हैं। जैसा हमने आपको बताया, अभिलेख मतलब ये, ठीक है, ये भाग
जमीन में। ये अभिलेख क्यों खुदवाए जाते थे? राजा इसमें बहुत सी चीज़ें अपने विचार व्यक्त करता था, प्रजा उन विचारों से प्रभावित होती, प्रजा को मैसेज देना, कई चीज़ें, क्योंकि आज के जैसा मोबाइल, टेलीफोन या कोई और चीज़ें थी नहीं, राज्य बहुत बड़ा था, तो प्रजा को अवगत कराना कि हम क्या चाहते हैं और कैसे आपको रहना है, ऐसी कई चीज़ें थी। तो ये जो पत्थर का जो मेन पिलर है, इसका ये जो भाग है, इस भाग को यष्टि कहा जाता था। मतलब इसकी एक स्ट्रक्चर एक्चुअली था कैसे, वो हम बता रहे हैं। ये पत्थर का एक पिलर है, यष्टि, क्लियर। इसके ऊपर उल्टे कमल की आकृति, फिर इसके ऊपर धातु का एक पात्र, और इसके ऊपर कोई पशु की आकृति। समझ रहे हैं हम क्यों बता रहे हैं कि यदि ये पशु की पिलर में ये पशु की आकृति नहीं होती तो आपका राष्ट्रीय चिन्ह आपको नहीं मिलता। क्या है राष्ट्रीय चिन्ह? टाइगर, कई जानवरों के चित्र, 3 शेर है ना। किसी आईपीएस स्तर के अधिकारी को देखेंगे तो उसकी वर्दी में यहाँ अशोक का चिन्ह कहलाता है। वो भारत सरकार के कोई डॉक्यूमेंट में देखेंगे तो ऊपर 3 शेर लिखा रहेगा, भारत सरकार, ठीक है ना। यदि ये पशु की आकृति नहीं होती तो वो राज चिन्ह भी आज हमारे पास नहीं होता। वो यहीं से लिया गया है, हम आपको बताएंगे, बताया भी हो शायद, पहले आपने कहीं पढ़ा भी हो उसको। तो ये स्ट्रक्चर था अशोक के अभिलेखों का। ये जो यष्टि है, ये उल्टे कमल की आकृति है, ये धातु का एक पात्र है, और ये पशु आकृति है। ये स्ट्रक्चर है अभिलेख का, ठीक है। अब ये अशोक के जो अभिलेख हैं, ये किस चीज़ के बने हुए थे? तो इनका निर्माण जो है चुनार के बलुए पत्थर से हुआ था। चुनार का जो बलुआ पत्थर है, ये तकरीबन इसको बोला जाता है लाल गुलाबी रंग का होता है। ये क्वेश्चन है कि अशोक के अभिलेखों का निर्माण किस प्रकार के पत्थरों से हुआ? चुनार का बलुआ पत्थर, यूपी, लाल गुलाबी रंग का होता है, पिंकिश होता है। इस पत्थर से अशोक के सारे अभिलेखों का निर्माण हुआ। फिर अशोक की जो 40 से 50 फीट इनकी ऊंचाई होती थी, लंबाई तकरीबन, ये इनकी आप लंबाई भी कह लें और यही इनका वजन भी कह लें, टन में 40 से 50 टन एक अभिलेख होता था, ठीक है। और इतनी ही इसकी लंबाई होती थी, और कलर लाल गुलाबी, पत्थर चुनार का बलुआ। ये सब क्वेश्चन है। ये जो अभिलेख है ये मौर्यकालीन, और उन अभिलेखों पर सबसे इम्पोर्टेंट है जो की जाती थी वो है पॉलिश। ये मौर्यकालीन, अब आप देखिए कहाँ चुनार से, ये यदि आप देखें ये पाटलिपुत्र है, ये यूपी का रीजन है, और यहाँ से अभिलेख कहाँ कहाँ पहुँचते हैं। एक ही पत्थर है, 40 से 50 टन का इसका वजन है, इसकी लंबाई भी उतनी है, और ये पत्थर को, और इसमें जो पॉलिश की गई है जिसमें आज तक चमक बरकरार है। हजारों साल पहले की चमक आज ऐसी ज्यों की त्यों लगती है। और घर में पेंट करा लो दरवाजे तो कल 2 साल अगली दिवाली में फिर आवश्यकता पड़ती है। हम अपने घर का देख लें, लेकिन यहाँ नहीं पड़ी, आज भी है। ये टेक्नोलॉजी का कमाल है एंशिएंट पीरियड का।
मतलब आज जो दूसरे लोग बोलते हैं कि हमारी इंजीनियरिंग उनसे ज़्यादा है। अगर आपको देखना है तो आगरा के लाल किले में जो शाहजहाँ का दरबार लगता था, जो पिलर पे खड़ा है, ऐसे पिलर बने हुए हैं, एक जगह शाहजहाँ की गद्दी है, ढेर सारे पिलर हैं, कहीं भी खड़े हो जाइए शाहजहाँ आपको साफ सुथरा बैठा दिखेगा, कोई पिलर आड़े नहीं आएगा। और ऐसे दूर दूर पिलर नहीं है, पास पास ऐसे पिलर बने हुए हैं जिस पे पूरा स्ट्रक्चर खड़ा है, और कहीं भी खड़े हो जाइए वो पिलर के सामने नहीं पड़ेगी उनकी सीट। यह है इंजीनियरिंग। लाल किले के दरवाजे के नीचे खड़े होकर देख लीजिए, आपको उसकी इंजीनियरिंग समझ में आ जाएगी। तो हम बहुत समृद्ध थे एंशिएंट में। तो ये अशोक के अभिलेखों की हम ये चर्चा कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट, इसका पॉलिश का होना, इतना इसका वजन होना, एक ही पत्थर का प्रयोग करना, ऐसी कई चीज़ें हैं। बोला जाता है कि अशोक ने अभिलेख खुदवाने की प्रेरणा ईरान से ली, उनकी नकल कर ली, लेकिन दोनों में बहुत डिफरेंस है। ईरानी जो है वो अभिलेख हैं, वो चौकी पर हैं, उनके ऊपर पशु आकृति नहीं है, मानव की आकृति है। नकल करता तो पूरी कर लेता, लेकिन अंतर है दोनों में। तो कुछ विद्वानों का, इतिहासकारों का ऐसा मानना है, कुछ का नहीं है। अपन ने दोनों बात की चर्चा करी। कंक्लूजन ये है कि कहीं कोई उससे प्रभावित नहीं था, उसका सेल्फ, अपना स्वयं का वो था। ठीक है, तो ये इंटरेस्टिंग लग रहा है आपको मौर्यकालीन की बोरियत लग रही है? तो ये जो अशोक के अभिलेख हैं, ये भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तीनों जगह प्राप्त होते हैं। ठीक है, अर्थात इतना अभिलेख वहीं खुदवाएगा ना जो उसके साम्राज्य में होगा, इससे उसके साम्राज्य की सीमा का निर्धारण होता है। अभिलेख कई मामलों में हिस्ट्री लिखने में काम आते हैं। जहाँ जहाँ तक अभिलेख खुदवाए गए वो उनकी साम्राज्य की सीमा का निर्धारण करते हैं। अभिलेख में जो उसके थॉट्स दिए हैं उसके आधार पर हम किसी रिलीजियस थॉट दिया है तो हम समझ सकते हैं वो किस धर्म को मानता है। जैसे कुछ अभिलेखों में बौद्ध धर्म की बातें करते हैं, वो बुद्ध संघ धम्म में अपनी आस्था प्रकट करते हैं। इसी आधार पे हमने बोला कि अशोक बौद्ध धर्म को मानने लग गए थे और फिर अपना भी धम्म ने चलाया था, जिसकी चर्चा हम दूसरी पिछली क्लासों में कर चुके हैं। अब अशोक ने जो अभिलेख हैं, क्वेश्चन जो बनता है अभिलेखों पर, जो हमने आपको ऊपर पशु जो आकृति बताई थी, पशु आकृति, इन पर क्वेश्चन आता है। तो अशोक के जो कुछ अभिलेख हैं जिनमें लौरिया नंदनगढ़ का अभिलेख, लौरिया नंदनगढ़ का अभिलेख, फिर दूसरा है सांची का अभिलेख, फिर है सारनाथ का अभिलेख। इन तीनों अभिलेखों में जो पशु की आकृति है वो सिंह। ठीक है, इसके अलावा संकेशा, इसमें हाथी है, रामपुरवा, इसमें वृषभ समझते हैं, बैल, इसकी आकृति है। और यही प्री में क्वेश्चन आता है। एक और उनका अभिलेख है, उसका नाम है लौरिया नंदनगढ़, सॉरी लौरिया और राजगढ़। इसमें कहते हैं इसका वो जो पशु की आकृति है वो टूट चुकी है, लेकिन संभवतः माना जाता है गरुड़ की आकृति थी। तो अशोक के ये अभिलेख हैं जिनमें ये कुछ ऐसे फेमस, जिनमें ये पशु की आकृति थी। और सबसे इम्पोर्टेंट है अशोक का सारनाथ का अभिलेख। सारनाथ मतलब उत्तर प्रदेश, बनारस के पास का रीजन। ठीक है, यही अभिलेख जो है ये सर्वोत्कृष्ट, सबसे सुंदर, सबसे इम्पोर्टेंट अशोक का अभिलेख है।
इस अभिलेख में ये पिलर है, ये आपको बताया था, ऊपर 1 2 3 4 ये क्या बने हैं, शेर। दिखाई कितने पड़ते हैं, 3। इनके पैरों के पास पशुओं के कुछ अलग अलग प्रकार के पशु बने हैं और इनके मस्तक पर एक चक्र, समझते हैं ना, जिसमें स्पोक्स। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये स्पोक्स की संख्या कितनी है। ओरिजिनल जो चक्र है उसमें 32, हमारे में कितनी है, 24। यही वो सिंबल है जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह बना। अशोक, जो आईपीएस ऑफिसर बनते हैं उनके शोल्डर पे, ये वर्दी पे हमेशा रहता है। जिसकी वर्दी पे अशोक है वो समझ जाइए आईपीएस या उससे बड़े लेवल का व्यक्ति, एसपी या उससे बड़े रैंक का व्यक्ति है, ठीक है। तो ये राष्ट्रीय चिन्ह हमने अडॉप्ट कर लिया। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि ये 4 जो शेर हैं, दिखाई 3 पड़ते हैं, इनके मस्तक पर ये जो चक्र है ये किस बात का सूचक है? क्या सोचते हैं आप, किस बात का सिंबल है ये? क्या अनुमान लगाते हैं कि किस बात का प्रतीक होगा ये चिन्ह? बेटा शेर मतलब पावर ना, और चक्र मतलब सुदर्शन चक्र। तुम कितने भी ताकतवर हो जाओ, धर्म तुमसे जीत ही लेगा। शक्ति पर धर्म की विजय का ये प्रतीक है। ये दोनों चीजें हमने ले ली। शेर ले लिए हमने राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में, चक्र हमने झंडे में ले लिया। 32 तीलियां हैं, हमने 24 कर दी उसको, ठीक है। तो ये अशोक के जो अभिलेख हैं जो प्री पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं, और मेंस में यदि एक पूरा क्वेश्चन आता है मौर्यकालीन कला, तो उसमें ये तीसरा पार्ट है जो आपको लिखना पड़ता। इसके बाद स्तूप। स्तूप मतलब उल्टे कटोरे की आकृति। ये क्या है? उल्टे कटोरे की आकृति। इसके ऊपर एक धातु का ऐसा पात्र होता है, इसको कहते हैं हर्मिका। कहते हैं यहीं पर देवताओं का निवास होता है। तो उल्टे कटोरे की जो आकृति है उसको स्तूप कहा जाता है। ये स्तूप की रचना कैसे हुई? स्तूप कैसे अस्तित्व में आए हमारे देश में? भगवान जो बुद्ध हैं उनके जो अवशेष हैं और साथ में उनके जो शिष्य हैं, इन दोनों के जो अवशेष हैं, भस्म जो रहती है ना अवशेष, उन अवशेषों को नीचे दबाया और ऊपर से स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, ठीक है। तो स्तूप की रचना भगवान बुद्ध और उनके शिष्य, उनके अवशेषों के ऊपर एक स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया जो उल्टे कटोरे के जैसी आकृति है, इसको स्तूप कहा गया। और स्तूप में जो टॉप का पोर्शन है, चोटी, यहाँ एक धातु का पात्र होता है जिसे देव सदन कहा जाता है कि देवताओं का निवास है ये, और इसके लिए टर्मिनोलॉजी यूज की है हर्मिका। ठीक है। एक बहुत एमपीपीएससी ने कई बार पूछा, जो सांची का स्तूप सुना है आपने, उसमें भगवान बुद्ध के अवशेष तो हैं, साथ में किसके हैं? शारिपुत्र और मोगदलायन, ये 2 शिष्य थे, इनके भी अवशेष
साथ में इसके नीचे रखे गए हैं और फिर ये स्ट्रक्चर खड़ा किया गया। तो स्तूप उपासना का केंद्र होते हैं। ये ठोस होते हैं अंदर से, इनके चारों ओर प्रदक्षिणा पथ होता है जहाँ पर चक्कर लगाया जाता है। बौद्ध धर्म में ये उपासना के केंद्र हैं। क्यों निर्माण हुआ? उनके अवशेष। सांची में कौन है? ये क्वेश्चन आ चुका है जनरल स्टडीज में कई बार। शारिपुत्र और मोगदलायन, इनके अवशेष हैं भगवान बुद्ध के साथ। स्तूप कोई नया वर्ड नहीं है। सबसे पहले ऋग्वेद में इसका उल्लेख किया गया। यहाँ यज्ञ से उठती हुई जो अग्नि की ज्वाला है उनको बोला गया। और इसका शाब्दिक अर्थ में यदि जाते हैं तो ढेर या थूहा ये वर्ड आता है। ये शाब्दिक अर्थ है इसका, स्तूप का। ऋग्वेद में इसका उल्लेख है और बौद्ध धर्म में ये उपासना का केंद्र है और अशोक ने बनाए। एक किंवदंती है कि अशोक ने तकरीबन 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया मौर्य काल में। स्तूप मतलब यही, 84,000 स्तूपों का निर्माण अशोक ने कराया। ये एक किंवदंती है, लेकिन फिर भी सांची, सारनाथ और यदि तक्षशिला, खास तौर से यही क्वेश्चन आता है, सांची, सारनाथ और तक्षशिला, ये अक्सर पूछा जाता है। इसका निर्माण, यहाँ के स्तूपों का किसने किया? इनका निर्माण अशोक ने किया। ठीक है। और दूसरी विशेषता मौर्यकालीन स्तूपों की वो है कि ये स्तूप ईंटों के बने होते थे। ये भी एक प्री का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है कि ये किसने कहाँ कहाँ बनाए। दूसरा क्वेश्चन ये है मौर्यकालीन जो स्तूप हैं ये काय के बने होते थे? मौर्यकालीन स्तूप ईंटों के बने होते थे। ये इंपॉर्टेंट चीज़। तो ये स्तूप से रिलेटेड कुछ चीज़ें थी जो प्री पॉइंट ऑफ व्यू से आती हैं क्वेश्चन में। फिर इसके बाद है गुहा स्थापत्य। गुहा स्थापत्य, गुहा स्थापत्य मतलब इसको हम गुफाएं भी कह सकते हैं। मौर्य काल में ऐसी कुछ गुफाएं बनी हैं। ये देखिए, एक ठोस चट्टान है। कारीगरों ने इसको यहाँ से काटना चालू किया। अंदर से जो ठोस है, इसको ठोस को यहाँ से छीलना चालू किया और अंदर का जो भाग है निकाल के बाहर फेंक दिया। बाकी चट्टान बाहर से ठोस है, अंदर से गड्ढा हो गया। क्या बन गए? कमरे। एक ठोस चट्टान में इस टाइप से ऐसे कमरों का निर्माण कराया गया। दैट इज कॉल्ड गुहा स्थापत्य। ये मौर्यकालीन कला का एक नमूना है। तो प्रश्न उठता है कि ये जो पत्थर की चट्टान है ये ठोस है, इसको काट कर ये कमरे निकाले क्यों गए, जिसको सामूहिक रूप से एक आर्ट में गुहा स्थापत्य का नाम दिया गया। आपने ये वर्ड सुना होगा, आजीवक। आजीवक संप्रदाय किसने एस्टेब्लिश किया था? यस, मखलीपुत्र गौशाल। ये वो व्यक्ति है जिसने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। और इसका दर्शन क्या है, इसकी फिलॉसफी क्या है? नियतिवाद। नियतिवाद, डेस्टिनी। हमारा आपका मिलना प्री डिसाइडेड था, फिक्स था, ये अनजाने में नहीं होता। समझ रहे हैं आप बात? तो जीवन में हर चीज प्री डिसाइडेड है, फिक्स है, ये नियति है। और बोलते ना नियति क्या, नियति थी भाई, हो गया वो। ये नियतिवाद इनका प्रिंसिपल है। ये पहले महावीर स्वामी जी के साथ थे, फिर विवाद हो गया उनका, तो महावीर स्वामी जी को उन्होंने छोड़ दिया 6 साल साथ रहने के बाद। और उसके बाद इनकी अपनी विचारधारा में जो डिफरेंसेस थे, उस विचारधारा के आधार पर इन्होंने एक नए दर्शन की स्थापना करी, जो आगे चलकर आजीवक संप्रदाय के नाम से मशहूर हुआ।
जिसकी अपनी फिलॉसफी थी नियतिवाद। हर चीज़ फिक्स है, हर चीज़ अपनी उसकी नियति है, ऐसा अगर हो रहा है तो ये डेस्टिनी है, ऐसा होना उसके मुकद्दर में था, ये नियतिवाद है। तो इसी संप्रदाय के जो भिक्षु थे, भिक्षु समझते हैं एक भिक्षु और सामान्य व्यक्ति में क्या डिफरेंस है? एक ही डिफरेंस है दोनों में, वो डिफरेंस है ब्रह्मचर्य का। एक कॉमन मैन शादी करेगा, बीवी बच्चे ये सब परिवार का गृहस्थ हो गया, और जो इन चीज़ों से दूर है वो भिक्षु हो गया। इनका जीवन थोड़ा सा कठोर होता है, इनका जीवन थोड़ा लिबरल होता है। तो ये जो भिक्षु थे, ये इनका मुख्य काम क्या है? जिस फिलॉसफी को मानते हैं उसको लोगों के बीच ले जाने की बात। तो ये भिक्षु जो है साल भर भ्रमण करते थे, लेकिन वर्षा काल में पानी के समय जब पानी गिरता है, वर्षा का जो पीरियड है ये लगभग अपन कितने मानते हैं? 4 महीने। अभी एक टर्मिनोलॉजी आप सुनते होंगे ना, आप में से कोई जैन है? चौमासा सुनते हैं ना, चतुर्मास। बोले वो शंकराचार्य जी आएंगे और चतुर्मास यहीं करेंगे, विद्यासागर जी आएंगे चतुर्मास यहीं करेंगे। चतुर्मास मतलब बारिश का पीरियड, राउंड फिगर 4 महीने। बारिश भले ख़त्म हो जाए लेकिन कीचड़ है, सारी चीज़ें हैं, तो वो सब समाप्त हो जाए, ये चौमास। तो ये जो भिक्षु हैं ये 4 महीने कहाँ रहेंगे? इनका घर दूर तो है नहीं, ठीक है। अब ये कहीं चले जा रहे हैं, वर्षा काल आ गया, लेकिन वहाँ उनके मठ नहीं, जिसको संघ कहते हैं, वो चीज़ें नहीं है, तो कहाँ रहेंगे? उसके लिए मौर्य सम्राट अशोक ने और उनके पुत्र आगे चल के दशरथ ने ऐसी गुफाएं पहाड़ पर बनाकर दान में इन्हें दे दी, ताकि ये चतुर्मास यहाँ पर व्यतीत कर सके। तो ये कहलाता है गुहा स्थापत्य। और ये कहाँ कहाँ पर दी? बारबरा की पहाड़ी, ये कहाँ पर है? गया डिस्ट्रिक्ट। ये कहाँ पर है? दक्षिणी बिहार। बिहार में गया डिस्ट्रिक्ट में ये पहाड़ी पाई जाती है, जहाँ पर ये गुफाएं अशोक ने दान में दी। कौन कौन सी गुफाएं हैं? एक का नाम है कर्ण चौपड़, दूसरी का नाम है सुदामा, और तीसरी का नाम है विश्व झोपड़ी। ये तीनों क्या हैं? उन गुफाओं के नाम हैं जो बारबरा की पहाड़ी पर अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लिए दान में दी थी। कर्ण चौपड़, सुदामा की गुफा, विश्व झोपड़ी। क्वेश्चन फ्रेम होता है विश्व झोपड़ी, कर्ण चौपड़, सुदामा गुफाएं, महत्वपूर्ण वस्त्र, महत्वपूर्ण शस्त्र, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन ऐसे, उसमें आपको टिक करना पड़ेगा कि ये गुहा स्थापत्य का उदाहरण है, गुफाएं हैं। ये अशोक ने दी थी बारबरा की पहाड़ी पर। और इसके बाद उसका जो पौत्र हुआ था दशरथ, ये मौर्य सम्राट हैं, अशोक के बाद के उत्तराधिकारी हैं, इन्होंने भी ऐसी ही एक गुफा दान में की, जिसे लोमस ऋषि की गुफा, और दूसरी है गोपिका गुफा। एक गुफा बारबरा की पहाड़ी से संबंधित है और दूसरी गुफा नागार्जुनी की पहाड़ी, ये भी बिहार में है। जैसी ये पहाड़ी है बारबरा की, ऐसी ही नागार्जुनी पहाड़ी है। वहाँ पर दशरथ ने ये कुछ गुफाएं, उनके नाम है लोमस ऋषि की गुफा, गोपिका गुफा, ये गुफाएं बनाकर इन्होंने आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं को दान में दी। इन्होंने दान में दी उनके रहने के लिए। हमारे लिए ये मौर्यकालीन आर्ट कला का एक बेहतरीन नमूना है, जो आज भी है। देखने जाते हैं लोग, सारनाथ का अभिलेख आप जा सकते हैं देखने, सांची का स्तूप जाते हैं, आज भी है। तो
तो ये उस समय की जो टेक्नोलॉजी है, उस समय की इंजीनियरिंग है, उस समय कला के ये नमूने हैं कि कितनी समृद्ध विरासत हमें प्राप्त हुई है, जो आज भी हम देखने जाते हैं। अजंता एलोरा का नाम सुना है ना, गुफाएं, वो आज भी हैं, वो इसके बाद के पीरियड में डेवलप हुई। तो ये अशोक के अभिलेख के बाद स्तूप, स्तूप के बाद ये गुहा स्थापत्य, ये जो हमने पॉइंट डिस्कस किए, ये मौर्यकालीन राजकीय कला का उदाहरण थे, जो राज कर्मचारियों के द्वारा निर्मित की गई। वो आर्ट जो राजा के निर्देश पर राज कर्मचारियों के द्वारा इसको बनाया गया, तो राजकीय कला हो गई। और लास्ट है लोक कला। लोकल स्तर पर कुछ मूर्तियों का निर्माण या ऐसी कुछ चीज़ों का निर्माण। तो लोकल स्तर पर जो निर्माण हुआ वो यक्ष और यक्षिणी, जानते हो ये कॉन्सेप्ट कहाँ है? ऐसी विशालकाय मूर्ति बनी है, वो आपने अलाउद्दीन में देखा ना, जिन निकलता हाँ मेरे आका। इसी टाइप से यक्ष और यक्षिणियों की मूर्ति ये लोकल स्तर पर बनी, ये लोक कला के एक नमूने हैं। तो ये टोटल जो आज हम आपसे डिस्कस किए, ये मौर्यकालीन कला थी। जो मेंस में अगर आती है तो स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही लिखना है, और प्री में कैसे क्वेश्चन इसमें फ्रेम होंगे वो हम आपको उस दौरान बताते चले गए। थैंक यू।